स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 9 से 12 की जो हिंदी व्याकरण की पुस्तक है उसके संपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो MCQ हैं उसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है सभी पट्टियों की परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए। रीट की परीक्षा आने वाली है कुछ ही दिनों में, और उसके बाद भी और भी लगभग सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भेजें वीडियो। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले देखें, निम्नलिखित में से राजस्थानी की बोली नहीं है। तो यहाँ पे मेवाड़ी, मारवाड़ी और मेवाती ये तीनों राजस्थान की है, तो इसके अंदर स ऑप्शन राइट हो जाएगा। अवधी जो है राजस्थानी की बोली नहीं है। नेक्स्ट देखें, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को कहते हैं। तो सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को उपभाषा कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट चलते हैं हम, निम्नलिखित में से किसकी लिपि देवनागरी नहीं है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार मैंने ये आगे भी पहले भी बताया है। इसमें जो है पंजाबी जो है इसकी देवनागरी लिपि नहीं है, क्योंकि पंजाबी की जो लिपि है वो गुरुमुखी लिपि है। पंजाबी की जो लिपि है वह गुरुमुखी लिपि है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भी मैं आप लोगों को बता दूं कुछ इम्पोर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए, जिसकी लिपि आप लोगों को, जैसे हम जानते हैं कि अंग्रेजी की रोमन है, इंग्लिश की रोमन लिपि हो जाएगी, और संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी इन सभी की, नेपाली की देवनागरी है, और उर्दू की लिपि फ़ारसी हो जाएगी। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। उर्दू की जो है, उर्दू की फ़ारसी होती है, अंग्रेजी की रोमन हो जाएगी, अंग्रेजी की जो है लिपि वो रोमन हो जाएगी। तो ये काफ़ी पूछा जाता है। पंजाबी की गुरुमुखी है, तो ये आप लोगों को ज़रूर ध्यान रखना है। इसके अलावा संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली इन सभी की जो है देवनागरी लिपि होती है। नेक्स्ट देखें, इसके बाद खड़ी बोली हिंदी के किस स्वरूप से निकली है। तो खड़ी बोली जो है हिंदी के पश्चिमी हिंदी स्वरूप से जो है निकली है। तो ये भी आप लोगों को टिक कर देना है, ब ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट देखें, इसके बाद क्वेश्चन 5 देखें, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, वो भी आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो तत्सम शब्द वह होते हैं जो संस्कृत के समान, तत्सम यानी संस्कृत से सीधे जो है यूज कर लिए गए हैं। तो यहाँ पे तत्सम शब्द हो जाएगा ब ऑप्शन राइट, अश्रु। तो अश्रु शब्द जो है तत्सम है। और ऊंचा का जो है, ऊंचा जो है ये तद्भव है, क्योंकि इसका उच्च होता है तत्सम। अग्नि, आग का अग्नि हो जाएगा। चीता का चित्रक होता है, तो ये भी आप ध्यान रखें, ये भी इम्पोर्टेंट है। चीता का जो है चित्रक होता है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। आग का अग्नि हो जाएगा, ऊंचा का उच्च हो जाएगा। इसके बाद देखें क्वेश्चन 6, तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव, तत्सम का जो विपरीत होता है वो तद्भव होता है। तो इसके अंदर जो है गांठ जो है तद्भव शब्द हो जाएगा, क्योंकि ग्रह भी तत्सम है, क्योंकि इसको फिर घर कहेंगे। कृष्ण भी जो है तत्सम है, और क्षत्रिय भी तत्सम है। तो यहाँ पे पूछा गया है तद्भव, तो द ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 7 देखें, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है। तो कांच जो है देशज शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन 8 देखें, निम्नलिखित में से योग रूट शब्द का चयन कीजिए। तो योग रूट शब्द यहाँ पे हो जाएगा ब ऑप्शन राइट, दशानन। दशानन शब्द जो है योग रूट शब्द यहाँ पर हो जाएगा। तो ज़रूर आप इन्हें फटाफट टिक करते जाएं। नेक्स्ट देखते हैं हम, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 देखें, जो शब्द प्रयोग अनुसार परिवर्तित होते हैं कहलाते हैं विकारी शब्द। तो जो प्रयोग के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं वह विकारी शब्द होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 10, दिए गए शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा बताइए। तो जातिवाचक संज्ञा शब्द यहाँ पे लकड़ी हो जाएगा, क्योंकि आप, बुनना, रमेश ये जातिवाचक नहीं है। बुनना तो भाववाचक हो जाएगा, नहीं, ये दोनों इसमें से जो है जातिवाचक शब्द जो है लकड़ी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, क्वेश्चन नंबर 11, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पे स ऑप्शन राइट हो जाएगा। कोई, कोई यहाँ पे जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट देखें, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12,
तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर भी बाजार जाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा मुझे भी बाजार जाना है, तो ये भी आप लोग टिक करें। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 13, वह डैश चलता है, यहाँ पे विशेषण बताना है, तो उसमें सर्वनाम था। क्वेश्चन नंबर 12 में सर्वनाम बताना था, मुझे भी बाजार जाना है, और क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर विशेषण हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर धीरे धीरे। विशेषण जो है विशेषता बताते हैं, तो यहाँ पे धीरे धीरे शब्द जो है विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बाद जो क्वेश्चन है 14 से, इसके अंदर हमें अवयव बताना है। इसके अंदर हमें अवयव क्या होते हैं दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, अवयव को ही हम अविकारी शब्द कहते हैं। अवयव को ही हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। ये वे शब्द होते हैं जिनके स्वरूप में लिंग, वचन, काल आदि के प्रभाव से कोई विकार या कोई परिवर्तन नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 14 देख लें। सबसे पहले हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर, अब ये और वर्ड जो है अवयव है और ये कभी भी नहीं बदलता, हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व है। क्वेश्चन 15 देखें, खूब मन लगाकर पढ़ो, तो यहाँ पे हो जाएगा ताकि परीक्षा में प्रथम आ सको, तो ताकि भी अवयव है, कभी परिवर्तन नहीं होता इसमें। क्वेश्चन 16 देखें, हरीश सदैव, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा 16 का, हरीश सदैव सत्य बोलता है, क्योंकि सदैव जो है एक अवयव शब्द है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 17 और 18 देख लें, वहाँ मोहन के, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा ब ऑप्शन राइट, अलावा, तो अलावा शब्द जो है अवयव है, वहाँ मोहन के अलावा कोई नहीं था, तो ये अलावा शब्द जो है कभी भी नहीं बदलता, लिंग, वचन, काल के प्रभाव के कारण। फिर देखें क्वेश्चन 18, डैश बोलो कोई सुन रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा द ऑप्शन राइट, धीरे बोलो कोई सुन रहा है। तो ये सभी वर्ड जो थे, सारे शब्द जो है अवयव हैं, इन्हें जो है अविकारी शब्द कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखें, वाक्य में प्रयुक्त शब्द कहलाते हैं, तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द जो है पद कहलाते हैं, ब ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 20 देखें, संज्ञा शब्द के पद परिचय में क्या नहीं बतलाया जाता, तो संज्ञा शब्द के पद परिचय में हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, काल को नहीं बतलाया जाता। लिंग हम बताते हैं, जो जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक के नीचे अगर मैं लाइन खींच लूँ और इसका पद परिचय पूछूं, तो पुस्तक एक वचन है या बहुवचन है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो ये पद परिचय में आता है, तो लिंग आता है, वचन आता है, संज्ञा पुस्तक क्या है, तो ये भी पूछते हैं, लेकिन काल का नहीं बताया जाता। नेक्स्ट देख लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, पद परिचय कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को तो बता दूं, पद परिचय कुल 5 प्रकार के होते हैं, और क्या क्या इसके अंदर पॉइंट लिए जाते हैं। तो पद परिचय में संज्ञा को बताया जाता है, पद परिचय में सर्वनाम को बताया जाता है, पद परिचय में विशेषण को बताया जाता है, पद परिचय में क्रिया शब्द बताए जाते हैं, क्रिया क्या है उसकी, और पद परिचय में जो अवयव शब्द हैं उन्हें भी बताया जाता है। जैसा कि पहले बताया, पद परिचय में काल को नहीं बताया जाता। तो पद परिचय जो है 5 जो है यहाँ पे इसका हो जाएगा, कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। मैं फिर से बता दूं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया शब्द और अवयव, काल इसके अंदर नहीं बताया जाता। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 22, तेज दौड़ती हुई गाय को उसने पकड़ लिया, पद है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्रिया विशेषण पद है। तेज दौड़ती हुई गाय को उसने पकड़ लिया, यहाँ पे क्रिया विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से राइट हो जाएगा वाच्यार्थ। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मुख्य अर्थ भी कहते हैं, लक्षणा से जो है लक्ष्यार्थ होता है, और व्यंजना से जो है व्यंग्यार्थ होता है। तो थोड़ी सी डिटेल में आप लोगों को बता दूं, शब्द शक्ति क्या होती है। अभिधा के अंदर तो डायरेक्ट जो चीज़ है वो बोल दी जाती है, जैसे तुम्हारा पुत्र मूर्ख है, सीधा बोल दिया अभिधा शब्द शक्ति के अंदर। लक्षणा के अंदर जो है उसका लक्ष्य अर्थ है, जैसे उसको बोला, डायरेक्ट नहीं बोला तुम्हारा पुत्र मूर्ख है, बोलेंगे तुम्हारा पुत्र गधा है। और व्यंजना शब्द शक्ति में क्या होता है, तुम्हारा पुत्र तो बृहस्पति का अवतार है, यानी जो है इसमें व्यंग्यार्थ होता है व्यंजना के अंदर। तो शब्द शक्ति 3 तरह की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 24, लक्षण पर आधारित अर्थ प्राप्त होता है। तो जैसा कि मैंने अभी पहले आप लोगों को बताया, लक्षण पर आधारित अर्थ लक्षणा से प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखें, क्वेश्चन नंबर 25 देखें, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, परंपरागत रूढ़ अर्थ व्यंजित होता है, तो यहाँ पे लक्षणा से होता है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द बताना है, यानी पुल्लिंग शब्द देख सकते हैं आप। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान जो है, इसके मैं बहुत बेसिक सा ट्रिक बताता हूँ। आप उसके पीछे एक शब्द जोड़िए, होता है या होती है। तो इसमें से पुल्लिंग, तो हम सारे शब्दों को चेक कर लेते हैं। हिंदी होती है तो स्त्रीलिंग है, पूर्णिमा होती है तो स्त्रीलिंग है, दही होता है तो दही होता है तो ये हो जाएगा आपका पुल्लिंग, चांदी होती है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है। आप उसके पीछे होता है या होती है लगा दें तो आप इजीली जो है कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन 27 में भी हम चेक करते हैं, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो छात्रा होती है, स्त्रीलिंग है। पृथ्वी होती है, स्त्रीलिंग है। वधु होती है, स्त्रीलिंग है। लेकिन जीवन होता है तो जीवन जो है यहाँ पे पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। जीवन जो है यहाँ पे पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, इसके बाद नर का स्त्रीलिंग शब्द, तो नर का स्त्रीलिंग शब्द नारी हो जाएगा। पुरुष का स्त्री होता है, औरत का आदमी का औरत होता है, लड़का का लड़की होता है और नर का क्या हो जाएगा, नारी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद वीर का स्त्रीलिंग शब्द, तो वीर का स्त्रीलिंग शब्द जो है वीरांगना हो जाएगा। युवती का पुल्लिंग शब्द, तो युवती का पुल्लिंग शब्द युवक होता है। दासी का पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा, दास हो जाएगा। दास का जो है दासी होता है। सेवक का सेविका होती है, नौकर का नौकरानी होती है, मजदूर का मजदूरनी हो जाएगा और दासी का हो जाएगा दास। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद कवि का स्त्रीलिंग शब्द, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार मैंने बताया है। कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री होता है। हिंदी में वचन जो है दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। नेक्स्ट देखें, कौन से वाक्य में बहुवचन सही प्रयुक्त हुआ है। क्वेश्चन 39 में देखें तो यहाँ पे अ ऑप्शन राइट हो जाएगा, गाय घास खाती है, क्योंकि गाँव घास खाती है गलत है, गाय घास खा, तो इसमें जो है अ ऑप्शन राइट हो जाएगा, गायें घास खाती है, क्योंकि बहुवचन के अंदर गाय का गाय हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद इसके बाद देख लेते हैं, पेड़ से पत्ता गिरता है। वाक्य में पेड़ शब्द का कारक है तो यहाँ पे करण कारक हो जाएगा, पेड़ से पत्ता गिरता है तो यहाँ पे करण कारक हो जाएगा। 36 में देखें, पंडित जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया। पंडित जी शब्द में कौन सा कारक है, तो यहाँ पे पंडित जी शब्द में जो है कर्ता कारक हो जाएगा, क्योंकि कर्ता ने, पंडित जी ने, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके बाद 37, राजा ने गरीबों को कंबल दिए। गरीबों में कौन सा कारक है, तो यहाँ पे जो है राजा ने गरीबों को कंबल दिए, यहाँ पे जो है आपके स ऑप्शन राइट हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा, क्योंकि इसमें का के लिए यूज होता है। क्वेश्चन 38 देखें, वह बल्ले से खेल रहा है, तो यहाँ पे जो है आपके करण कारक हो जाएगा, क्योंकि करण कारक के अंदर से या के द्वारा विभक्ति चिन्ह यूज होते हैं। नेक्स्ट देखें, नाव नदी में डूब गई में कारक बताना है, तो नाव नदी में डूब गई में करण कारक हो जाएगा, नाव नदी में डूब गई। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके बाद लड़के ने पुस्तक पढ़ी। लड़के ने पुस्तक पढ़ी में कारक बताना है, तो लड़के ने पुस्तक पढ़ी तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ता कारक। फिर देखें, हिंदी भाषा में काल के कितने भेद होते हैं, तो हिंदी भाषा में काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। फिर देखें, हिंदी भाषा में वाच्य के भेद बताने हैं, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लगा लें। हिंदी भाषा में भी 3 वाच्य होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। एक तो होता है कृतवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य और एक होता है आपके भाववाच्य। तो हिंदी भाषा के अंदर 3 वाच्य होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके बाद काल का तात्पर्य है, तो काल का तात्पर्य जो है समय से होगा, ब ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन 44, वाच्य से ज्ञात होता है, तो वाच्य से जो है क्रिया का उद्देश्य ज्ञात होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप जरूर टिक करें, वाच्य से जो है क्रिया का उद्देश्य ज्ञात होता है। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट देखें, संधि किसे कहते हैं, तो 2 वर्णों के मेल को जो है संधि कहा जाता है, तो ये आप टिक कर लें, इसका आंसर ऑप्शन राइट हो जाएगा। संधि कितने प्रकार की होती है, सभी जानते हैं, संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी मैं आपको बता दूं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि।
स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जरूर आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखें, इसके बाद निम्नलिखित में से किस में स्वर संधि नहीं है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। गिरीश के अंदर आप देखते हैं स्वर संधि है, तो गिरीश के अंदर दीर्घ संधि होती है, तो ये स्वर का भाग है। मतेक्य के अंदर वर्दी संधि होती है, तो ये भी स्वर संधि का भाग है। परोपकार के अंदर गुण संधि होती है, तो ये भी जो है स्वर संधि का भाग है। तो यहाँ पे जो है इसका द ऑप्शन राइट हो जाएगा संतोष। संतोष के अंदर स्वर संधि नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं अपन इसके बाद, यशोगान शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो यशोगान शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा, ब ऑप्शन राइट हो जाएगा, यशः प्लस गान। तो ये जो है कौन सी संधि है इसके अंदर, तो इसके अंदर जो है ये विसर्ग संधि होती है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद, शब्द प्लस अर्थ, तो शब्द प्लस अर्थ जो है शब्दार्थ हो जाएगा, ब ऑप्शन राइट हो जाएगा। गज प्लस इंद्र गजेंद्र हो जाएगा, अ ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके अंदर गुण संधि है, ये भी मैं बता दूं। शब्दार्थ के अंदर आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी, ये भी आप साथ साथ लिख लें। नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद, प्रति प्लस उत्तर, तो प्रति प्लस उत्तर में प्रत्युत्तर हो जाएगा, स ऑप्शन राइट हो जाएगा। और संधि कौन सी है, यहाँ पे यण संधि होगी। फिर देखें नेक्स्ट, सु प्लस आगत स्वागत हो जाएगा, इसमें भी जो है आपके यण संधि होती है, तो ये भी साथ साथ आप लिखते जाएं। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बाद, कवि प्लस इच्छा, तो कवि प्लस इच्छा के अंदर आपके जो है कवि प्लस इच्छा के अंदर जो है आपके दीर्घ संधि हो जाएगी। कवि प्लस इच्छा के अंदर जो है आपके अ ऑप्शन राइट हो जाएगा, और इसमें जो है दीर्घ संधि हो जाएगी, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आप टिक करते जाएं। नेक्स्ट देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54, तो 54 में अन्यार्थ के अंदर जो है हमें इसका संधि बतानी है, तो अन्यार्थ के अंदर जो है दीर्घ संधि होती है। कैसे होगी ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि अन्य प्लस अर्थ, तो अन्यार्थ बन गया, अ प्लस आ बन गया, तो यहाँ पे इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी। 55 देखें, परोपकार, तो परोपकार के अंदर जो है आपके अ ऑप्शन राइट हो जाएगा, गुण संधि है, क्योंकि पर प्लस उपकार, तो यहाँ पे परोपकार हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 56 देखें, क्वेश्चन नंबर 56 नाविक में, तो नाविक के अंदर 9 प्लस इक हो जाएगा आपके, तो 9 प्लस इक का मतलब यहाँ पे जो है अयादि संधि हो जाएगी। क्वेश्चन 56 के अंदर जो है 9 प्लस इक जो है अयादि संधि यहाँ पे हो जाएगी। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 57 अन्वेषण, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप इसको लगा दें। अनु प्लस ईषण इसका विच्छेद होगा, और इसके अंदर जो है यण संधि होती है, तो ये भी आप लिख लें, अनु प्लस एषण होगा इसका संधि विच्छेद, अनु प्लस एषण के अंदर जो है आपके यण संधि होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बाद, महेश्वर्य, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, महा प्लस ऐश्वर्य हो जाएगा, यहाँ पे वर्ती संधि हो जाएगी, और इसका मैं विच्छेद भी आप लोगों को बता दूं, महा प्लस ऐश्वर्य के अंदर जो है आपके यहाँ पे वर्दी संधि हो जाएगी, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप इसको टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अपन इसके बाद, परम औषधि, तो परम औषधि के अंदर जो है आपके वर्दी संधि हो जाएगी, स ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। परम प्लस औषधि, तो यहाँ पे जो संधि है वो वर्दी संधि इसके अंदर होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बाद, तो गायक के अंदर गे प्लस अक हो जाएगा, द ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, गे प्लस अक। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं गायक के अंदर जो है अयादि संधि होती है। नेक्स्ट देखें यशोगान, तो यशोगान में यशः प्लस गान, यानी स ऑप्शन राइट हो जाएगा, विसर्ग संधि इसके अंदर होती है, यशः प्लस गान। नेक्स्ट देखें स्वागत में सु प्लस आगत, ब ऑप्शन राइट हो जाएगा, और यहाँ पे जो है यण संधि है, सु प्लस आगत, स्वागत में यण संधि हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बाद सदैव, तो सदैव के अंदर सदा प्लस एव, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सदा प्लस एव सदैव हो जाएगा, और यहाँ पे जो है संधि जो है यहाँ पे वर्दी हो रही है, तो दोस्तों डबल मात्रा होने पर नॉर्मली वर्दी संधि होती है। फिर देखें नेक्स्ट अन्वेषण, तो अन्वेषण का अनु प्लस ऐषण हो जाएगा। इसके बाद देखें प्रत्येक में भी जो है द ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका, प्रति प्लस एक हो जाएगा, और यहाँ पे जो है यण संधि होगी। नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद संहार के अंदर जो है आपके व्यंजन संधि होती है,
ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑप्शन सम प्लस हार, और यहाँ पे संधि कौन सी है, ये व्यंजन संधि है। नेक्स्ट देखें उद्गार, उद्गार के अंदर जो है ब ऑप्शन राइट हो जाएगा, उत प्लस हार, और यहाँ पे भी आपके जो है व्यंजन संधि होती है। नेक्स्ट देखें मनोभाव, तो मनोभाव के अंदर मनः प्लस भाव, यानी यहाँ पे विसर्ग संधि हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बाद समास में किसका मेल होता है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। समास के अंदर जो है शब्दों का मेल होता है। फिर देखें नेक्स्ट समास के भेद, तो समास के कुल 6 भेद होते हैं, ये आप लोगों को ज़रूर ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद कारक के आधार पर समास के कितने भेद हैं, तो कारक के आधार पर समास का भेद क्या है, तो कारक के आधार पर समास जो है तत्पुरुष समास होता है। फिर देखें समस्त पद का किया जाता है, तो समस्त पद का जो है विग्रह किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों 73, निम्नलिखित में से किसमें अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो देखो अनुज के अंदर तो जो है अ उपसर्ग नहीं है, अनुज के अंदर जो है यहाँ पे मैं आपको बता दूं अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसके बाद देखो अनुगामी में भी जो है अनु उपसर्ग लगा हुआ है, अनपढ़ में भी जो है अन उपसर्ग लगाया हुआ है, लेकिन अटल, अटल के अंदर जो है अ उपसर्ग का यूज हुआ है। तो इसमें स ऑप्शन राइट हो जाएगा, निम्नलिखित में से अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है अटल के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 74, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ आप लोगों को, अवगुण के अंदर अ उपसर्ग है, कपूत के अंदर भी क उपसर्ग है, कपूत के अंदर जो है क उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ये भी मैं बता दूँ आप लोगों को, कपूत के अंदर क उपसर्ग है। लाचार के अंदर ला उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, लेकिन लड़ाकू, लड़ाकू के अंदर जो है प्रत्यय है वो है आकू प्रत्यय का यूज हुआ है। तो लड़ाकू के अंदर जो है आकू प्रत्यय है, तो इसमें द ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो फिर से मैं आपको बता दूं 73 में तो स ऑप्शन राइट है, और 74 में द ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 75, चौमासा शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो चौमासा शब्द में जो है चौ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखें संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग होते हैं। नेक्स्ट चलें शेरनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो शेरनी शब्द में नी प्रत्यय हो जाएगा आपके। इसी तरह के 2 शब्द और बताऊं तो मोरनी होगा, नंदनी होगा, नी प्रत्यय जो है शेरनी शब्द में प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखें चचेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, तो चचेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय जो है एरा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, एरा। अब इसी तरीके से शब्द और बनाएं तो लुटेरा होता है, फिर देखें ममेरा होता है, फिर देखें बसेरा होता है। तो एरा प्रत्यय से बहुत सारे शब्द बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद देवरानी में मूल शब्द। तो देखें दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देवरानी में मूल शब्द जो है देव होता है। फिर देखें हिंदी में प्रत्यय के कितने भेद हैं, तो हिंदी में प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। अब कौन कौन से हैं, एक तो होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। तो ये भी मैं आप लोगों को बता दूं क्या होता है। कर्त प्रत्यय जो है धातु क्रिया के साथ जो है यूज होता है, और तद्धित में क्रिया को छोड़कर संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ जो है उसका यूज होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लें आप इसको। नेक्स्ट देखें इसके बाद संयोजक शब्द से जुड़े हुए एक से अधिक साधारण वाक्य को क्या कहेंगे, यानी जो संयोजक शब्द से जुड़ते हैं उसे वाक्य को हम संयुक्त वाक्य कहेंगे। द ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 82, वाक्य के मुख्य अंग होते हैं। तो वाक्य के मुख्य 2 होते हैं, 2 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। एक तो होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। ये वाक्य के 2 मुख्य अंग होते हैं। नेक्स्ट देखें अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल 8 भेद होते हैं। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 84, अरे यह क्या हो गया, कौन सा वाक्य है। तो यहाँ पे जो है अरे विस्मयबोधक वाक्य है, यहाँ पे इसमें द ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट हमसे पूछा गया है क्वेश्चन 85 में चांद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं विदु चांद का पर्यायवाची है, और सुधाकर भी चांद का है, चंद्रमा भी है, लेकिन भानु जो है भानु सूर्य का पर्यायवाची होता है दोस्तों। तो ये आप जरूर ध्यान रखें।
ये स ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 86 के अंदर अश्व का पर्यायवाची शब्द है। तो अश्व जो है सभी जानते हैं घोड़े का पर्यायवाची है, तो बाकी वाले भी मैं बता दूं आपको। अस्थि जो है हाथी का होता है, अस्थि जो है हाथी का है। मीन जो है मछली का पर्यायवाची है। और सूत, सूत जो है पुत्र का होता है, सूत जो है पुत्र का होता है। जैसे अपन कहते हैं ना अंजनी सूत, और सूत जो है यहाँ पे पुत्र का हो जाएगा। तो 86 का आंसर जो है स हो जाएगा हमारे लिए। नेक्स्ट देखते हैं कृषक का पर्यायवाची। तो सभी जानते हैं किसान को कृषक कहते हैं। रंक के मैं पर्यायवाची आपको बता दूं। देखिए दोस्तों, राजा का रंक जो है विलोम शब्द बोला जाता है। तो रंक होता क्या है? तो रंक का मतलब कंगाल, दीन, दरिद्र, गरीब, निर्धन, ये हो जाएगा। और वीर का हो जाएगा बहादुर, शक्तिशाली। सन्यासी का भी मैं आपको बता दूं एक दो। तो सन्यासी का त्यागी हो जाएगा, सन्यासी का योगी हो जाएगा, सन्यासी का तपस्वी, साधु, मुनि, ये सभी सन्यासी के हो जाएंगे। नेक्स्ट देखें, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आकाश का अंबर होता है, आकाश का आसमान भी होता है, आकाश का गगन भी होता है, लेकिन आकाश का पावक नहीं होता। तो पावक किसका होता है दोस्तों, ये भी आप लोगों को ध्यान करना जरूरी है। पावक जो है अग्नि का पर्यायवाची है, पावक जो है अग्नि का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों इसके बाद आस्तिक का विलोम शब्द। तो आस्तिक का जो विलोम शब्द होता है वो नास्तिक हो जाएगा, ब ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और यहाँ पे निराशा के भी मैं बता दूँ आप लोगों को, निराशा का जो विलोम शब्द होता है वह आशा होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, अमृत का भी मैं आप लोगों को बता दूँ। तो अमृत का विलोम शब्द विष हो जाएगा, और विज्ञ का हो जाएगा अज्ञ। तो ये भी दोनों इम्पोर्टेंट है, विज्ञ का अज्ञ होता है और अमृत का जो है ये विष हो जाएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 90, आरंभ का विलोम शब्द। तो बहुत सिंपल सा है, आरंभ का अंत होता है। यहाँ पे बाकी वालों को भी मैं बता देता हूँ, पाताल का आकाश होता है। और प्रदान, प्रदान का दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आदान प्रदान, आप इसको याद रखें। तो आदान होता है, अनिष्ट का जो है इष्ट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, पतन का विलोम शब्द। तो पतन का विलोम शब्द जो है उत्थान होता है, यश का अपयश हो जाएगा, अयोग्य का योग्य हो जाएगा, और भक्षक का जो है रक्षक होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 92, मौखिक शब्द का विलोम शब्द। तो मौखिक शब्द का विलोम शब्द जो है यहाँ पे हो जाएगा लिखित। मौखिक का विलोम शब्द जो है लिखित हो जाएगा। सुलभ का दुर्लभ हो जाएगा, सार्थक का निर्थक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 93। तो क्वेश्चन नंबर 93 में देखें, हमें विराम चिन्हों को बताना है। तो लाघव चिन्ह दोस्तों मैं आप लोगों को बना के बता देता हूँ। लाघव चिन्ह जो है किस तरह का होता है, वो एक सिर्फ संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह, यानी जो अपन कोई भी शॉर्ट में लिखते हैं ना, जैसे प्रश्न संख्या, जैसे प्रश्न संख्या को मैं लिखता हूँ तो उसके साइड में जो बिंदी लगाते हैं वो लाघव सूचक या इसको संक्षेप सूचक का चिन्ह भी कहते हैं। तो इसके अंदर ये सिर्फ डॉट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, फर्स्ट में लाघव में सिर्फ डॉट हो जाएगा। पूर्ण विराम, तो पूर्ण विराम सीधी डंडी होती है दोस्तों, जरूर आपको पता होनी चाहिए। कोष्टक चिन्ह जो है, कोष्टक चिन्ह भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसके अंदर ब्रैकेट बनाते हैं कोष्टक में। प्रश्न सूचक चिन्ह सभी जानते हैं, क्वेश्चन मार्क। फिर क्वेश्चन 94 में भी देखें पूर्ण विराम, वही जैसा कि ऊपर बताया था। हस्पद, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखें हस्पद क्या होता है, इसको त्रुटिपूरक चिन्ह या हस्पद कहते हैं। तो कई बार अपन लिखते समय कोई लाइन बीच में छोड़ दें तो अपन ये निशान बनाते हैं हस्पद का कुछ इस तरीके से, यानी बीच की लाइन में ऊपर एक शब्द लिख के हस्पद का निशान बनाया जाता है। संक्षेप सूचक आप देख लें, संक्षेप सूचक भी मैं आप लोगों को बता दूं। संक्षेप सूचक शब्द भी जो है अभी मैंने आपको बताया, लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक एक ही होता है, डॉट के रूप में, एक बिंदी के रूप में बनाते हैं। अर्ध विराम जो है कॉमा के ऊपर बिंदी और उसके नीचे कॉमा, अर्ध विराम होता है। और अल्प विराम जो है, अल्प विराम को सिर्फ कॉमा कहते हैं, अल्प विराम सिर्फ कॉमा होता है। और प्रश्नवाचक आप सभी जानते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, योजक चिन्ह जो होता है, योजक चिन्ह के अंदर सिर्फ डैश लाइन खींची जाती है। विस्मय सूचक के अंदर खड़ी पाई और नीचे बिंदी होती है। निर्देशन चिन्ह भी डैश होता है सीधा सा। तो ये सारे संक्षेप जो है विराम चिन्ह जो है आपको जरूर मालूम होने चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 95।
तो क्वेश्चन नंबर 95 हो जाएगा, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द हो जाएगा अ ऑप्शन राइट, निधि। फिर देखिए क्वेश्चन 96, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द, तो यहाँ पे अशुद्ध शब्द रचयिता हो जाएगा, रचयिता। तो ये मैं आपको सही लिख के बता देता हूँ दोस्तों, ये सही जो है रच शुद्ध, उसको कैसे लिखेंगे, रचयिता शुद्ध होगा ये। तो इसके अंदर जो है इसका शुद्ध रूप रचयिता के अंदर जो है बड़ी मात्रा आगे लगी हुई थी, इसको मैंने शुद्ध रूप में आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख दिया है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो यहाँ पे शुद्ध शब्द हो जाएगा स ऑप्शन राइट, स्वावलंबन। क्वेश्चन 98 में देखें, इसमें भी शुद्ध शब्द बताना है, तो इसके अंदर जो है जगन्नाथ जो है शुद्ध शब्द हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 98 के अंदर। फिर देखें क्वेश्चन नंबर 99, अशुद्ध शब्द बताना है, तो यहाँ पे जो है पुनर्जन्म अशुद्ध शब्द है, तो ये भी आप लोग टिक कर लें, पुनर्जन्म जो है अशुद्ध हो जाएगा। आज गर्म लू चल रही है, तो अनावश्यक शब्द, तो देखिए दोस्तों लू तो गर्म ही होती है, तो उसमें गर्म जो शब्द है अनावश्यक है। जैसे अगर मैं आप लोगों से कहूँ ठंडा बर्फ़ लाओ, तो बर्फ़ तो ठंडा ही होता है, तो मैं सीधा उसको कहूँगा बर्फ़ लाओ। या मैं कहूँगा कि मीठा गुलाब जामुन लाओ, तो गुलाब जामुन मीठा ही होता है। तो ये कुछ अनावश्यक शब्द होते हैं, तो इसके अंदर जो है स ब ऑप्शन हो जाएगा गर्म, क्योंकि लू जो है गर्मियों के अंदर जो है तेज हवा के झोंकों को लू कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। तो लू शब्द में गर्म जो है अनावश्यक है, क्योंकि लू ऑब्वियस है गर्म में होती है। जैसे बर्फ़ ऑब्वियस होता है कि ठंडा ही होता है, वैसे लू क्या होती है, गर्म ही होती है। नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद। नेक्स्ट देखें, गुरुजी ने शिष्य को आशीर्वाद दिया, वाक्य में दोषपूर्ण शब्द है। तो आशीर्वाद देखें दोस्तों, बहुत बार मैं ये बता चुका हूँ, आशीर्वाद का, उज्ज्वल का, श्रृंगार का, तो इन्हें आप ज़रूर अच्छे से करें। जैसे आशीर्वाद के अंदर जो है ये मात्रा यहाँ लगती है, तो ये शुद्ध है। तो ये काफ़ी बहुत बड़े बड़े बंगले बने हुए होते हैं, उसके ऊपर ये आशीर्वाद जो है वो लिखाते हैं आगे, तो ये गलत लिखा होता है। इसी तरीके से मैंने आपको उज्ज्वल बताया था, दोनों ज आधे आते हैं, और इसी तरीके से मैंने आपको श्रृंगार बताया था, वो नीचे र की मात्रा नहीं आती। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ ये बिल्कुल शुद्ध है। तो इन शब्दों को आप ज़रूर अच्छे से ट्राई करें, ये मैंने पहले भी आप लोगों को बता रखा है। इसी तरीके से अपन चिन्ह लिखते हैं, तो चिन्ह भी जो है ऐसे लिखा जाता है। तो ये सारे शब्द जो है आप लोग ज़रूर इनको नोट डाउन कर लें, ये सभी जो है मैंने शुद्ध लिखे हैं। इसके बाद देखें, पानी पीकर नाम पूछना निरर्थक है, वाक्य में किस प्रकार का दोष को दर्शाया गया है, तो यहाँ पे जो है वाक्य में जो है मुहावरे का दोष दर्शाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 103। तो क्वेश्चन नंबर 103 के अंदर बहुत दिनों बाद दिखाई देने वाला मुहावरा, तो यहाँ पे हो जाएगा ईद का चांद होना। तो यहाँ पे मैं और दूसरे भी बता दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 104, कलेजा ठंडा होना, यानी कोई भी कार्य हो जाना, राहत की सांस लेना। आंखें चार होने का हो जाएगा प्यार होना। पौ बारह होना का मतलब होता है, पौ बारह होने का मतलब हो जाएगा बहुत ज़्यादा खजाना मिल जाना या अत्यधिक खुशी होना, यहाँ पे इसका जो है हो जाएगा। ये मैं आपको करेक्ट बता देता हूँ, पौ बारह होना यानी किस्मत खुल जाना। पौ बारह होने का मतलब आपके और अधिक से जो है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है पौ बारह होना। इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों, इसके बाद देखें, फूला न समाना मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो फूला न समाना मुहावरे का सही अर्थ होता है बहुत प्रसन्न होना। नेक्स्ट देखें, इसके बाद काम बिगाड़ने पर पछताने से कोई लाभ नहीं को दर्शाने वाली लोकोक्ति, तो ये काफ़ी है, सब जानते हैं। अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 106, सिद्धांत हित अवसरवादी को दर्शाने वाली लोकोक्ति, तो इसमें द ऑप्शन राइट हो जाएगा। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास। तो नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 107। तो क्वेश्चन 107 के अंदर वर्णों की एक बार आवर्ती होने पर अलंकार होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाएगा छेकानुप्रास। निम्नलिखित में से किस अलंकार में समता दर्शाई जाती है, तो उपमा के अंदर समता दिखाई जाती है। फिर देखें, रूपक अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो रूपक अलंकार के 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद, जनु जानो मनु मानो, ये सभी शब्द किस अलंकार में प्रयुक्त होते हैं, तो ये सभी शब्द जो है उत्प्रेक्षा अलंकार के अंदर प्रयुक्त होते हैं। तो ये था काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट,